नमस्कार। इससे पूर्व हमने लोक कल्याणकारी राज्य के बारे में अध्ययन किया था। अब हम प्रशासकीय राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्रशासकीय राज्य की प्रस्तावना। वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण की अवधारणा के अंगीकार किए जाने के पश्चात लोक प्रशासन अभी भी सभ्य समाज की आवश्यकता बना हुआ है। आधुनिक युग में यह समाज का एक आवश्यक अंग और मानव जीवन का नियामक बन गया है। विश्व के अधिकांश राज्य आज भी लोक कल्याणकारी है, जिन्होंने हस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर मानव जीवन की अनन्य और असंख्य आवश्यकताएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा आदि को पूरा करने का संकल्प लिया है। इस राज्य की विषय वस्तु सकारात्मक व सृजनात्मक दोनों है, क्योंकि इसका उद्देश्य मानव कल्याण करना है। यह भूमिका समाज में शांति एवं सुव्यवस्था बनाए रखने के उनके मूलभूत कार्यों के अतिरिक्त है। इसकी ये प्रकृति, क्षेत्र तथा विषय वस्तु आदि मिलकर इसे आधुनिक शासन व्यवस्था में केंद्रीय महत्व प्रदान कर देते हैं। अब देखिए प्रशासकीय राज्य का अर्थ। राज्य की निरंतर बढ़ती हुई क्रियाओं के साथ साथ लोक प्रशासन की महत्ता भी बढ़ती जा रही है। यह सर्वविदित है कि राज्य केवल नीतियों का निर्माण करता है। इन नीतियों को व्यवहार में क्रियान्वित करने का दायित्व प्रशासन का होता है। प्रशासन राज्य के लक्ष्यों और सरकार के आश्वासनों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्व निभाता है। यदि राज्य का प्रशासकीय ढांचा तीव्रता, कुशलता एवं सत्यनिष्ठा के साथ कार्य नहीं करे तो अच्छी से अच्छी नीतियां भी असफल हो सकती है। प्रशासन आधुनिक युग का प्रमुख आधार बन गया है। समाज में उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान हो गया है। विकास के समस्त लक्ष्यों की संपूर्ति और क्रियान्विति ही नहीं बल्कि राज्य की प्रत्येक गतिविधियाँ प्रशासन पर निर्भर हो गई है। आज लोक प्रशासन सामाजिक विवादों को सुलझाता है, समाज में संगठन एवं एकता स्थापित करता है, सामाजिक ढांचे को स्थिरता का प्रदान करता है। यही नहीं, जन्म से मृत्यु पर्यंत मानवीय गतिविधियों में उत्तरदायित्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण ही आज राज्य को प्रशासकीय राज्य की संज्ञा दी जाती है। वास्तविकता यह है कि प्रशासकीय राज्य एक ऐसा राज्य है जो किसी विचारधारा से बंधा हुआ नहीं है। राज्य का स्वरूप चाहे समाजवादी हो, पूंजीवादी हो अथवा लोक कल्याणकारी, आज प्रशासन का इन सभी राज्यों में समान महत्व देखा जा सकता है। इनमें से कोई भी राज्य प्रशासन के बिना अपना कार्य नहीं चला सकता। सभी प्रकार के राज्य अपनी नीतियों के निष्पादन के लिए प्रशासन पर निर्भर करते हैं। ऐसी स्थिति में प्रशासन का बर्ताव महत्व एक विश्वव्यापी प्रक्रिया है। ऐसा ही नहीं कि प्रशासकीय राज्य केवल लोकतांत्रिक राज्यों में ही पाया जाता हो। इसकी उपस्थिति तो प्रशासकीय पूंजीवादी, लोकतांत्रिक या समाजवादी देशों में समान रूप से देखी जा सकती है। राज्य का स्वरूप प्रशासकीय हो गया है। इसका कारण यह है कि आज व्यवस्थापिका, न्यायपालिका की तुलना में प्रशासकीय कार्य अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। कार्यपालिका की शक्तियों में विस्तार का अंतर्निहित परिणाम यह हुआ कि प्रशासन के महत्व और उसकी शक्तियों में असीमित वृद्धि हो गई है। राज्य और समाज में प्रशासन के बढ़ते हुए महत्व के कारण ही विचारकों ने आधुनिक राज्य को प्रशासकीय राज्य की संज्ञा दी है। प्रशासन पर राज्य इतना निर्भर हो गया कि उसकी गतिविधियों की पूर्णता उसके सक्रिय सहयोग और संकल्पबद्ध प्रयत्नों पर निर्भर करती है। राज्य के कार्यों और गतिविधियों पर प्रशासन इस कदर छा गया कि आधुनिक राज्य प्रशासन में लगने लगा है, इसलिए इसे प्रशासकीय राज्य कहा जाता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि ऐसा राज्य जहां प्रशासन का प्रभुत्व हो उसे प्रशासकीय राज्य के नाम से जाना जाता है। राज्य के क्रियाकलापों में प्रशासन के प्रभुत्व का वर्चस्व 3 रूपों में देखा जा सकता है। पहला है जहां प्रशासन सरकार के सभी कार्यों को निष्पादन करता हो,
जहाँ प्रशासन मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित हो, जहाँ प्रशासन प्रत्येक कार्य के लिए प्रशासन पर निर्भर रहता हो। जिन देशों में प्रशासन की स्थिति उपयुक्त वर्णित रूपों में होगी, वहाँ पर ऐसे राज्य को प्रशासकीय राज्य कहा जाता है। अब प्रशासकीय राज्य के विकास के लिए उत्तरदायी कारक या कारण कौन कौन से हैं? वह है पहला, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन का अर्थ है नियोजन कार्य करने से पूर्व कार्य की प्लानिंग है, जिससे कि जो अपना कार्य सही दिशा हो, जिस उद्देश्य के लिए कार्य किया जा रहा है उस उद्देश्य को अपन समय पर भली भांति प्रकार से मितव्ययता के साथ प्राप्त कर सकें। इसके आर्थिक जो भी चुनौती है, उन चुनौतियों में प्रशासकीय राज्य ने विशेष भूमिका निभाई। इसके कारण ये विकास का कारण बना। समाज के समक्ष एक गहन चुनौती यह थी कि वह अपने सीमित उपलब्ध साधनों का कैसे अधिकतम समूह उपभोग करे। इस चुनौती का सामना तथा समाधान भी राज्य ने ही किया। राज्य द्वारा स्थानीय उपलब्ध माल और आयातित माल का सही वितरण एवं नियमन का प्रबंध किया गया। दूसरा जो कारण है इसको देखा, औद्योगिक क्रांति है। 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति ने राज्य के सम्मुख नई नई जिम्मेदारियां उपस्थिति कर दी, जैसे मालिक और मजदूरों के बीच संघर्ष, शहरीकरण, प्रदूषण, अपराध आदि समस्याओं के समाधान का दायित्व राज्य पर आ गया। तो औद्योगिकरण के कारण जो भी समस्या आई और इन समस्याओं का जो हल है वो प्रशासन ने ही हल किया। तो जहाँ प्रशासन का प्रभुत्व अधिक होगा उसे हम प्रशासकीय राज्य कहते हैं। तो इस प्रकार इस प्रशासकीय राज्य का उदय का कारक ये औद्योगिक क्रांति बनी। वर्ध सरकार। औद्योगिक क्रांति से संबंधित कारकों ने राज्य अथवा सरकार के कार्यों को वर्ध स्तर पर बढ़ा दिया। औद्योगिकरण से जो समस्याएं बढ़ी उनका समाधान सरकारी स्तर पर ढूंढना आवश्यक हो गया। इसी कारण राज्य में नई नई सरकारी विभागों का सर्जन हुआ और पहले की अपेक्षा कई गुना अधिक व्यक्ति राजकीय सेवाओं में भर्ती करने पड़े। कहने का अर्थ यह है कि औद्योगिक क्रांति ने बड़ी सरकार को जन्म दिया, जिससे प्रशासन कार्य में वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति से जो समस्याएं बढ़ी, शहरीकरण हुआ और शहरीकरण से बहुत सारी समस्या आई। इन समस्याओं के लिए जब उस समस्याओं को हल करने के लिए नई नई जो समस्या है, उन नए नई समस्याओं के लिए नए नए डिपार्टमेंट या सरकारी विभाग खोले गए। और जब सरकारी विभाग खोले गए तो कार्य संचालन के लिए मैन पावर उसमें बढ़ी, तो सरकारी कर्मचारियों की संख्या बढ़ी और प्रशासकीय राज्य में नौकरशाही का वर्चस्व होता है, इसलिए ये बिग जो गवर्नमेंट बनी वो प्रशासकीय राज्य के उदय का एक कारण बनी। चौथा जो कारण है वह है प्रदत्त विधायन। व्यवस्थापक के पास समय के अभाव और विशिष्टीकृत ज्ञान की कमी के कारण नीति निर्माण का जो दायित्व व्यवस्थापिका का था वह कार्यपालिका को करना पड़ता है। इसे प्रदत्त विधायन कहा जाता है। इसमें प्रशासन का महत्व बढ़ाया है। कहने का अर्थ है कि जो डेलीगेट लेजिस्लेशन है, प्रदत्त विधायन है, वो मूल रूप से क्या है कि व्यवस्थापिका कानून का निर्माण करती है, लेकिन उसके पास समय की कमी, तकनीकी कमी, विशिष्टीकरण की कमी के कारण वो कानून की केवल एक रूपरेखा आउटलाइन खींच देती है और ये सारा काम जो नीति निर्माण का है वो कार्यपालिका करती है। तो कार्यपालिका जहाँ करती है तो कार्यपालिका में प्रशासन का महत्व रहता है, तो प्रशासन के अधिकारी उस नीति का निर्माण करते हैं। इससे भी इसको प्रशासन का महत्व इस प्रदत्त विधान ने बढ़ाया। तो ये कारण है कि प्रदत्त विधान के कारण प्रशासकीय राज्य का विकास हुआ। पांचवा कारण है सामाजिक आर्थिक जीवन में बढ़ती जटिलता। तीव्र औद्योगिकीकरण ने प्राचीन सामाजिक व्यवस्था की संरचना को अत्यधिक प्रभावित किया। शहरीकरण की तेज प्रक्रिया आरंभ हुई, संयुक्त परिवार प्रथा टूटने लगी एवं समूचे सामाजिक सांस्कृतिक मूल्य बदलने लगे। व्यक्ति तेजी से आर्थिक व्यक्ति बनने लग गया तथा अब उसकी चिंतन मनन की इकाई आर्थिक बनने लगी। वैज्ञानिक उपलब्धियों ने भी मानवीय जीवन को अधिक जटिल बनाने में भूमिका निभाई। इन सब कारणों से समाज में अनेक प्रकार की समस्याओं का जन्म हुआ
जिसका निदान समाज अपने स्तर पर करने में विफल रहा तथा प्रशासन पर उसकी निर्भरता उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। इन परिस्थितियों ने राज्य को अपने दर्शन का त्याग कर प्रत्यक्ष अभिकर्ता बनने हेतु प्रेरित किया। छठा जो है कारक है प्रशासकीय न्यायाधिकरण। प्रशासकीय न्यायाधिकरण राज्य के कार्यों की जटिल वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रकृति के कारण सामान्य न्यायालयों का कार्य क्षेत्र घटता चला गया और ऐसे मामलों का निर्धारण प्रशासनिक तौर पर किया जाने लगा। ऐसा समझा जाने लगा कि लाइसेंस जारी करने एवं संपत्ति के मूल्यांकन आदि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनमें न्यायालय कोई विशेष भूमिका नहीं निभा सकता, अतः ऐसे मामले को प्रशासकीय न्यायाधिकरण को सौंप दिया गया। इसी तरह कर्मचारियों की सेवा शर्तों में, नियोक्ता से उनके विवादों में भी प्रशासन के निर्णय को वही अंतिम मानते हुए उन्हें न्यायालय को कार्य क्षेत्र से मुक्त कर दिया गया। इस तरह प्रशासन पर न्यायिक क्षेत्र का यह अतिरिक्त दायित्व भी आ गया। प्रशासनिक न्यायाधिकरण क्या होता है? ये जो सामान्य न्यायालय है, सामान्य न्यायालय के कार्य क्षेत्र जो प्रशासनिक की जो समस्याएं हैं, वो समस्या केवल प्रशासनिक ट्रिब्यूनल ही हल कर सके। उन सामान्य न्यायालयों इस प्रशासनिक जो समस्या उससे संबंधित कार्यों को कम कर दिया गया और इनको प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। कहने का अर्थ है कि जो प्रशासन से संबंधित समस्या है, इन समस्याओं का ज्ञान प्रशासन की ट्रिब्यूनल जो स्थापित है वो ही अच्छी तरह से हल कर सकती है, जबकि सामान्य न्यायालय वो नहीं कर पाते। तकनीकी कारण हो सकता है, विशेषीकरण सेवाएं हो सकती है, जैसे नियोक्ता और कार्मिक के जो विवाद होते हैं सेवा शर्तों के लिए, तो वो दोनों ऐसे एक ट्रिब्यूनल, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल अधिक प्रभावी होता है उनको सुलझाने में। इसलिए प्रशासनिक ट्रिब्यूनल जो उस समय विकास हुए वो प्रशासकीय राज्य को विकास की में गति दी। सातवां है नवोदित राष्ट्र तथा उसकी समस्याएं। नव स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्रों की विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों तथा समस्याओं ने उनकी उन्नति हेतु अनेक चुनौतियां प्रस्तुत की। इन सब का निदान का दायित्व सरकार पर आ जाता है कि नवोदित राष्ट्र को पिछड़ेपन की स्थिति से मुक्ति दिलाए एवं विकास को गति प्रदान करे। कहने का अर्थ है कि विश्व में जितने भी जो नव स्थापित विकासशील देश थे, जो स्वतंत्र कुछ समय पहले हुए थे, इन स्वतंत्र राष्ट्रों की जो शासन व्यवस्था थी, तो वो शासन व्यवस्था उस पूर्व की जो शासन थी उसकी प्रशासनिक संस्थाएं थी, और वो प्रशासनिक संस्थाएं इस विकासशील देशों की प्रशासनिक समस्या को हल करने में विफल थी। तो उनकी बहुत सारी समस्या थी, उन समस्याओं को हल करने के लिए उस देश की जो विकासशील जो प्रशासन था वही हल कर सकता था। ऐसी परिस्थितियों में उनके विकास के जो पिछड़ापन था, गरीबी को दूर करने का, विकास की गति को तीव्र करने का, तो ये प्रशासन पर ज़्यादा निर्भरता थी। तो स्वयं का जो प्रशासन स्थापित हुआ, तो स्वयं का प्रशासन स्थापित हो, प्रशासन पर ज़्यादा निर्भरता हो गई। तो नवोदित राष्ट्रों ने भी जो उनकी समस्याएं थी, उन्होंने ही प्रशासन को निर्भरता के कारण ये प्रशासकीय राज्य के विकास में एक गति दी। अब देखेंगे प्रशासकीय राज्य की मुख्य क्या क्या विशेषताएं हैं। कार्यों का व्यापक क्षेत्र। प्रशासकीय राज्य को अन्य राज्यों की तुलना में कहीं अधिक दायित्व और सेवाओं का निर्वहन करना पड़ता है। प्रशासकीय राज्य इन धारणाओं से प्रेरित रहता है कि राज्य द्वारा अधिकतम कार्यों को संपन्न किया जाना जनता की भलाई और सेवा के लिए आवश्यक है। राज्य की सेवा प्रदाता के रूप में देखा जाता है। यह जनहित में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन की सभी समस्याओं का समाधान करता हुआ सामाजिक आर्थिक न्याय उपलब्ध कराने की चेष्टा करता है। दूसरा जो विशेषता है, कार्य की जटिल प्रकृति। सेवाओं की जटिल और तकनीकी प्रकृति के कारण प्रायः विधानमंडल भी व्यापक और गहन नीति निर्माण नहीं कर पाता। ऐसी स्थिति में सामान्य नीति का निर्धारण कर वे इन तकनीकी पक्षों का निर्णय प्रशासन पर छोड़ देते हैं। साथ ही हाल ही के कुछ कानूनों से प्रवृत्ति भी परिलक्षित हुई है कि कुछ विशिष्ट मामले में प्रशासकीय राज्य की
उन सभी उभरती हुई प्रवृत्तियों से एक मुख्य बात ये भी सामने आई है कि सरकारों के तीनों अंगों में कार्यपालिका सर्वाधिक शक्तिशाली निकाय के रूप में प्रतिष्ठित होती जा रही है। तीसरी जो विशेषता है जनशक्ति का विस्तार, जो कि राज्य के प्रशासनिक दायित्व में निरंतर वृद्धि हो रही है। अतः इन दायित्वों के निर्वाह के लिए कर्मचारियों की संख्या में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। नए नए प्रशासकीय विभाग खोले गए हैं जिनके द्वारा नित्य नवीन सेवाएं प्रदान की जा रही है। इन सब कारणों ने प्रशासकीय राज्य में जनशक्ति का विस्तार हुआ है। चौथा जो विशेषता है नौकरशाही पर आश्रित, प्रशासकीय राज्य मुख्यतः नौकरशाही पर आश्रित रहता है। कर्मचारियों का यह निकाय राजनीतिक नेतृत्व में रहते हुए राज्य की आकांक्षाओं को मूर्त रूप देता है। पांचवी जो विशेषता है कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका, प्रशासकीय राज्य में कार्यपालिका की प्रमुख भूमिका निभाती है। संसदीय शासन व्यवस्था वाले राज्य में कार्यपालिका व्यवस्थापिका को नेतृत्व प्रदान करती है और बहुत से न्यायिक कार्य प्रकृति के संपन्न करती है। छठा जो है नौकरशाही का सर्वोपरि भूमिका, एक प्रशासकीय राज्य में शक्तियों का उपयोग प्राय अधिकारी तंत्र द्वारा किया जाता है। व्यवहार में कार्यपालिका की सभी शक्तियों प्राय उसमें नियत रहती है। प्रदत्त विधायन के अंतर्गत प्रशासन को विधायी शक्तियों को मिल जाती है। राजनीतिक नेतृत्व अनुभव और स्थायित्व दोनों के अभाव के कारण प्रशासन पर प्रभावी नियंत्रण कर पाने में सक्षम रहता है और समस्याओं के जटिल और तकनीकी प्रवृत्ति के कारण वह प्राय प्रशासन की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। इस प्रकार इसमें नौकरशाही की भूमिका सर्वोपरि हो गई है। सातवीं विशेषता है लोचशीलता का अभाव, प्रशासकीय गतिविधियां जो कि गोपनीय होती है, अतः प्रशासकीय तकनीकों के बारे में जन साधारण में खुलकर चर्चा नहीं होती। जैसे श्रमिकों को उत्पादन के साधनों से अलग रखा जाता है और उसमें लोचशीलता का अभाव होता है। आठवीं विशेषता है प्रशासन की विशिष्ट विशेषताएं, क्योंकि प्रशासकीय राज्य नौकरशाही के माध्यम से अपने कार्य संपन्न करता है। प्रशासन में कुछ विशिष्ट विशेषताएं विकसित हो जाती है। सभी कार्यों की प्रकृति में एक सुस्पष्ट विभाजन पाया जाता है और स्वीकृति तथा नियंत्रण के सिद्धांत के आधार पर यह कार्यशील रहती है। दायित्वों का वितरण तकनीकी योग्यता के आधार पर किया जाता है। ऐसे में प्रशासन में तकनीकी कुशलता, स्पष्टता, तत्परता एवं विशेषज्ञ नियंत्रण के गुण पाए जाते हैं। कहने का अर्थ है कि प्रशासन जो विशिष्ट विशेषता पाई जाती है वो नौकरशाही की पाई जाती है। नौकरशाही में तकनीकी कार्यकुशलता होती है, स्पष्टता होती है, तत्परता होती है और इन विशिष्ट गुणों के आधार पर ये अपने कार्य संपन्न करती है और जो भी ये कार्य संपन्न करती है तो प्रशासन का महत्व बढ़ता है। तो प्रशासन को महत्व के कारण ये प्रमुख इसकी प्रशासकीय राज्य की प्रमुख प्रशासन की राज्य की प्रमुख की विशेषता है। सकारात्मक भूमिका,